हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम नाबार्ड ग्रेड ए 2024 के लिए जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, स्पेशली फॉर द स्टैटिक पार्ट ऑफ ईएसआई, ये वाली जो सीरीज चलेगी आपकी। अभी हम ईएसआई के जो स्टैटिक पार्ट है अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए भी, यहां से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं आपके, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर हेल्प करती हैं चीजें आपकी। फेज 1 एज वेल एज फेज 2 दोनों के अंदर हेल्प हो जाती है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, जो उनको कवर करना बहुत जरूरी है, और आप इस लेक्चर सीरीज के थ्रू आई कैन अश्योर यू कैन डेफिनेटली कवर ऑल दीज टॉपिक्स। जस्ट कीप फॉलोइंग अभिपीडिया को फॉलो करते रहिए। आपके सारे के सारे टॉपिक्स है, नॉट जस्ट ईएसआई स्टैटिक एंड ऑल, सब कुछ ईएसआई के करंट अफेयर, एआरडी आपका, एआरडी का स्टैटिक, एआरडी करंट एंड अदर टॉपिक्स एज वेल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स है आपके नाबार्ड ग्रेड ए की, आपके सिलेबस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, वो सब कुछ कवर करेंगे हम धीरे धीरे, राइट। बस अभी पीडीएफ के साथ कनेक्टेड रहिए, विच एवर वे यू लाइक, राइट। हमारी ये फ्री लेक्चर सीरीज तो आपके लिए चली रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। वॉट एवर यू फील गुड फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे? इन्फ्लेशन। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, राइट। ओके, तो सबसे सिंपल और बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है महंगाई, राइट। इन्फ्लेटेड वैल्यू, महंगाई, चीजों का महंगा होना, इसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशन। ये तो होगी एक लेमैन टर्म्स में इसकी डेफिनेशन। बट अगर मैं आपको एक इकोनॉमी के स्टूडेंट की उसमें बताऊं कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इन्फ्लेशन, इट मीन्स द rise in the general level of prices, the general level of prices of a certain commodity, etc., and that too compared to a previous value, over a fixed period of time, over a certain period of time, you can say, right. And it can happen, ये कब हो सकता है? either of the two things, या तो चीजों की डिमांड बढ़ जाए, it can happen in two ways. if the demand rises, अगर डिमांड बढ़ जाए, राइट, और सप्लाई डिक्रीजेस, अगर सप्लाई घट जाए। डिमांड सप्लाई का खेल है बेसिकली। होता क्या है ना, एक इक्विलिब्रियम होता है आपका, किसमें? डिमांड और सप्लाई में। कि अगर मान लो डिमांड है 100 क्वांटिटी की, इफ द डिमांड इज ऑफ 100 क्वांटिटी, 100 यूनिट्स की डिमांड है, और सप्लाई भी कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। अगर डिमांड भी 100 की है और सप्लाई भी अगर 100 हो रहा है, राइट, तो क्या उस केस में कोई इन्फ्लेशन होएगी? नहीं। 100 की डिमांड है, 100 का सप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट बनी रहेगी, राइट, मेंटेन रहेगा। इक्विलिब्रियम आपका क्या है? बैलेंस स्टेट में है, अभी इक्विलिब्रियम बैलेंस है आपका, तो क्या इन्फ्लेशन होएगी? नहीं, कोई लेवल राइज नहीं होने वाला। बट होगा क्या, मान लो अगर डिमांड बढ़ जाए, मान लो 100 से हो जाए आपकी 200, आपकी 200 की डिमांड हो जाए, और सप्लाई आपकी क्या रहे? अभी भी आपकी 100, 100 ही चीजें आपकी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और डिमांड उठ रही है 200 की, राइट। तो उस केस में क्या होगा भाई? जिसके पास वो 100 आइटमें होंगी, वो कहेगा भाई मैं मान लो जो चीज पहले 100 रुपए में दे रहा था आपको एक आइटम, अब आप वहीं पहले एक बंदा था लेने वाला, उसको एक आइटम थी, सामने एक बंदा लेने वाला था, एक ही प्रोडक्ट था, सामने एक ही बंदा लेने वाला था। 100 रुपए के प्रोडक्ट प्राइस था, 100 रुपए बंदा लेके खड़ा था, लो भाई 100 रुपए प्राइस, आपकी क्वांटिटी होगी, आपकी आइटम होगी, आपके प्रोडक्ट आपका हो गया। लेकिन अब दो बंदे खड़े हैं, दोनों बंदे 100 रुपए का नोट लेके खड़े हैं एक बारी में। तो जो बंदा सप्लायर है वो क्या करेगा यार? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा मैं इसको दूं या इसको दूं। तो वो क्या करेगा भाई? मैं 100 रुपए में नहीं देने वाला, ठीक है, मैं अब आप दोनों को दे नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर उन दोनों में से कोई एक बंदा 100 की जगह 120 रुपए लेके खड़ा हो जाए कि भाई मैं आपको 120 रुपए भी दे दूंगा, आप ये मेरे को दे दो, कोई बात नहीं, आप 20 रुपए एक्स्ट्रा लो, ठीक है, तो वहीं करेगा। फिर वो सप्लाई वाला जो क्या करेगा भाई? 120 वाले को दे देगा। इस केस में जो 100 रुपए की वैल्यू थी क्या बन गया? 120 रुपए बन गया प्रोडक्ट की वैल्यू।
ये होता है, अगर डिमांड बढ़ जाए, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको, एकदम सिंपल वे में कि सबको समझ में आए। दिस हैपन्स व्हेन डिमांड इंक्रीजेस और सप्लाई आपका क्या हो, लिमिटेड हो, सप्लाई लिमिटेड हो, तब क्या होगी, इन्फ्लेशन। लेकिन मान लो अगर दूसरा केस हो कि डिमांड बढ़ गई 200 की और सप्लाई भी इंक्रीज हो गया, जहां पर 200 थी सप्लाई भी मान लो 200 ही हो गया एट द सेम लेवल, 100 के 200 का 200 ही बढ़ गया, तब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, नो। उस बंदे के पास एक की जगह 2 प्रोडक्ट होंगे, 2 बंदे 100 रुपए ले खड़े, दोनों को पकड़ा देगा, लो भाई आप भी ले लो। आ रही बात समझ में? तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत जरूरी है, राइट। अब यहीं पर मान लो अगर आपको दोनों के समझ में आ गए, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, इसी को बोलते हैं कि ये डिमांड सप्लाई की वजह से क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन आती है, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम हर केस में मेंटेन रहना चाहिए आपका, सो दैट अच्छे से चीजें आपका जो प्राइस लेवल है वो मेंटेन रहे। क्लियर है? ओके ओके। सो अब एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। सी व्हाट इज इन्फ्लेशन? Inflation refers to the rise in the prices of most goods and services of daily or common use such as food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples, etc. Right? General सी definition थी जो देखी थी हमने। Inflation measures the average price change in a basket of commodities and services over time. Right? एक particular time के साथ। The opposite and rare fall in the price index of this basket of items is called as the डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, डिफ्लेशन भी देखते हैं अभी। इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है बाय द वे, राइट। इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कंट्रीज करेंसी, दिस इज मेजर्ड इन परसेंटेज। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है करेंसी की, अगर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अब एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम है लेट से पी, कितने इसकी वैल्यू थी, मान लो आपकी है कितनी, 100 रुपए, राइट। 100 रुपए है इसकी वैल्यू, यस और नो? ओके, तो मान लो अब नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन की वजह से इसका प्राइस कितना हो गया, लेट से 150 रुपीज, 150 रुपीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब यहां पर परचेजिंग पावर का क्या मतलब होता है कि जो करेंसी है आपकी, मान लो 100 रुपए का जो नोट था, उससे आप इस पी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या, परचेजिंग पावर। सिंपल कि 100 रुपए, कोई भी मतलब 100 रुपए सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जो करेंसी है आपकी, मान लो हमारे केस में 100 रुपए का है, कि वो जो 100 रुपए का नोट था उससे आप इस पी को आइटम जो प्रोडक्ट है इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते थे। पहले वाले केस में आप एक क्वांटिटी परचेज कर सकते थे, बट अब इन्फ्लेशन के बाद क्या हो गया, 150 रुपए का प्रोडक्ट हो गया, तो क्या अब भी आप एक ही प्रोडक्ट परचेज कर पाओगे? नहीं, आप एक से कम परचेज करोगे ना, बाय द वे यहां पर नहीं कर पाओगे कुल मिला के। तो आपकी जो 100 रुपए की जो वैल्यू थी, परचेजिंग पावर थी उस करेंसी की, वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि अब वो 100 रुपए 150 रुपए के बराबर हो जाएंगे। मतलब जो चीज आपको पहले 100 मिल रही थी वहीं अब 150 में मिल रही है। मतलब जो आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर पहले 100 थी, अब वो 150 के अंदर बराबर हो गई है। अब इस एग्जांपल से समझना, नहीं समझ में आया तो इसको, इस वाले पार्ट को अब दोबारा रिपीट करके देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। अगर इन्फ्लेशन आएगी तो करेंसी जो है आपकी, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डेफिनेटली डिक्रीज होएगी, घटेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट, राइट। सो दिस इज जनरली दिस वाज इन्फ्लेशन। अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, राइट, और कुछ कॉज भी इन्फ्लेशन की। सबसे पहले जो है हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? हमने देखा था अभी, जो हमारा एग्जांपल ही देखा था हमने, कि एक डिमांड और सप्लाई का खेल देखा था अभी अपने, डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई क्या रहे, लिमिटेड, सप्लाई रहे आपका लिमिटेड, सप्लाई ना बढ़े लेकिन आपकी डिमांड बढ़ जाए, तो वो क्या करेगी, इन्फ्लेशन को पुल करेगी। उसकी चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। डिमांड की बढ़ने की वजह से चीजों का प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है, महंगा हो जाता है, पुल हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। और ये कब हो सकता है जनरली, कि जनरली मान लो मार्केट के अंदर आपका,
मार्केट के अंदर क्या आपके मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाए, तो अब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो डिमांड भी ज्यादा रखेंगे। कि मान लो पहले मेरी सैलरी थी 20,000 रुपए, ठीक है, मेरे पास 20,000 रुपए थे, तो मैं कोई छोटा सा 4-5 हज़ार रुपए वाला फोन देख रहा था। लेकिन जैसे ही बंदे के पास पैसे ज्यादा आ जाए तो वो महंगे महंगे फोन डिमांड करे, आईफोन की डिमांड रखने लग जाएंगे, राइट। तो उस वजह से और भी चीजें होती है। वो आईफोन छोड़ो, जहां पहले मैं अफोर्ड कर पा रहा था कोई एक किलो चीनी, लेकिन पैसे ज्यादा आ गए तो मैं 2-2 किलो डिमांड करूंगा, राइट। कुल मिला के जब मनी बढ़ जाता है हाथ में लोगों के, पैसा ज्यादा आता है, तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है, ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं, डेफिनेटली बढ़ती हैं। बाकी डिमांड को आप ख्वाहिशों से ना रिलेट करना, वो अलग चीज होती है, वो वांट होता है। डिमांड इज समथिंग एल्स, बट मोर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। जनरल रखो चीजों को ना, इको को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्पेशली ईएसआई का स्टैटिक पार्ट को समझने के लिए चीजों को थोड़ा सा जनरल लेवल पे समझा करो। ज्यादा उसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, वरना डेफिनेटली आंसर नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। ये थंब रूल होता है ईएसआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जनरली समझना है, ऊपर ऊपर से समझना है, और एक ही आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो एक ही लाइन में चलनी चाहिए, एक ही आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, उसी पर स्टिक रहो और डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें क्या होगा, सिंपली लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, वन ऑफ द केस, किसी भी और भी कारण होते हैं, बट ये सबसे कॉमन कॉज होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। लेट्स से कि आरबीआई ने मनी इन्फ्यूज कर दिया मार्केट के अंदर, या और भी किसी रीजन से, अब लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा, लोन सस्ते हो गए हैं, तो लोगों ने बहुत ज्यादा लोन उठाए हैं। अब लोगों के हाथ में बहुत पैसा है तो लोग डिमांड ज्यादा रखेंगे, आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो आप डेफिनेटली बड़ा घर डिमांड करोगे, बड़ी गाड़ी डिमांड करोगे, राइट। तो वो चीजें होती है, इस वजह से क्या होगा आपका इन्फ्लेशन। तो दिस इज डिमांड पुल inflation. Now let us see the definition. Demand pull inflation occurs when the total demand for products and services grow faster than the economy's production capability. Production capability नहीं बढ़ रही, सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, लोगों का पैसा बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उतनी है, मतलब सप्लाई लिमिटेड है बेसिकली। It produces a demand supply mismatch with increased demand and lower supply resulting in higher prices, right? I hope समझ में आया होगा, ठीक है। This sort of inflation happens when the money supply expands, government spending grows, indirect taxes fall and so on. Questions आपसे यहां से आएंगे कि किस केस के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। अगर मान लो आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करते हैं, मतलब लोगों के हाथ में पैसा आता है अल्टीमेटली, उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल, टैक्स रेट अगर घटा दे तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा ना खर्चने के लिए, राइट। और भी कोई भी ऐसा केस जिसके इसमें लोगों के हाथ में पैसा बढ़ रहा हो, उसको जहां पे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा हो किसी भी वजह से, तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कम्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये कब होएगी, ये होती है बेसिकली कि जब आपकी सप्लाई साइड है, जस्ट अ सेक, यस, ये जो आपकी सप्लाई साइड है, यहां पर अगर मान लो पीछे से अब प्रोडक्शन होगी सप्लाई वाली साइड से, यहां पे सप्लाई वाली साइड से होगी, लेकिन किस वे में होगी कि अगर आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्शन वाले चीजें हैं, मान लो रॉ मटेरियल है, कोई फैक्ट्री है, उसके रॉ मटेरियल पीछे से महंगे आए, अगर जो प्रोडक्शन के अंदर जो आइटम लग रही है पीछे से अगर वही महंगी हो जाए, क्रूड पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए, या जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, गाड़ी बनानी है लेकिन स्टील महंगा हो जाए, गाड़ी बनाने के लिए जो इनपुट्स लगते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, कॉस्टलियर हो जाए, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन तो घटाएगा नहीं, वो क्या करेगा, उसकी जो पीछे रॉ मटेरियल की इंक्रीज कॉस्ट होगी वो अपनी एमआरपी के अंदर बढ़ा देगा, जो प्राइस बढ़ाएगा उसमें ज्यादा इंक्रीज करके बताएगा आपको, बेसिकली इन्फ्लेशन आएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी इस वजह से। आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि सप्लाई साइड जो है आपका, जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, अगर तो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, देन इन दैट केस द इन्फ्लेशन राइजेस, इट कैन अकर, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एनी फैक्टर। मान लो अगर गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस ज्यादा लेने लग जाए मैन्युफैक्चरर से, तब भी यही होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ। कॉस्ट पुश, यहां पर यह ध्यान रखना, थोड़ा छोटा सा फैक्ट है कि डिमांड वाला क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये छोटी छोटी बेसिक गलती कर देते, कई बार कॉस्ट पुश पुल दे देंगे आपको ऑप्शन में कॉस्ट पुश की बजाय, ठीक है। आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉस्ट के साथ क्या है, पुश है, डिमांड के साथ क्या है, पुल है। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एलिमेंट्स सच एज लेबर, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। As the cost of production increases, inflation rises, due to which
कंपनीज strive to maintain profit margins by raising prices or offering goods and services at the same price but in fewer quantities. Cost push inflation occurs in these situations, right? Increases in the cost of manufacturing, see cost of manufacturing, decrease in output production. मान लो अगर आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी घट जाए, चीजें प्रोड्यूस कम कर रहे हैं वो, राइट, प्रोडक्शन जो है आउटपुट आपका डिक्रीज हो जाए, उस केस में भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी क्योंकि सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा. इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, राइट, वो भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक कॉज होगा. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज, बाहर से जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं अगर उनके प्राइस बढ़ जाए, एंड अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस इन्फ्लेशन. तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखेंगे. जो लास्ट पार्ट है स्पेशली क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका कि भाई कौन कौन से केसेस आपके में डिमांड पुश इन्फ्लेशन हो सकती है, कौन कौन से केसेस में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है. तो आपको इनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, राइट. आई होप ये भी डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा. नाउ देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और यू कैन से सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. दोनों वे में आप समझ सकते हैं, बट ऑल एंड ऑल यहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार जरूर सारे टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या मीनिंग होता है. सबसे पहले देखते हैं हम डिसइन्फ्लेशन. दो चीजों में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में. बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है. एक बार समझ लो, कभी कभी समझ में आ जाएगा. डिसइन्फ्लेशन इज बेसिकली रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इसका क्या मीनिंग है, हम देख रहे हैं डिसइन्फ्लेशन. बाय द वे इसका मतलब है कि मान लो अभी एक केस है 100 रुपए की आइटम है, वो होगी अगले साल 120 रुपए की. सॉरी 120 है, ये ज्यादा ही बढ़ा दी मैंने. ओके, तो कितनी इन्फ्लेशन हुई, 20%, राइट. 20% इन्फ्लेशन है यहां पर, 20% राइज हुआ. अब मान लो नेक्स्ट ईयर, राइट, नेक्स्ट ईयर ये आइटम घट के 110 रुपए की होगी. बट कंपेयर टू दिस अभी भी ये 10% तो ऊपर ही है, 10% चीजें महंगी हैं कंपेयर टू दिस. हम इसी ईयर से कंपेयर कर रहे हैं. ये है आपका कब, 2024 के अंदर मान लो, 2023 के अंदर मान लेते हैं, और 2024 के अंदर ये रेट है, ठीक है, 2024 के अंदर ये रेट है, और 2025 में लेट से ये चीज होगी सस्ती. तो कंपेयर करेंगे हम इस वाले से, खाली ये बेस ईयर है आपका. इन्फ्लेशन यहां पर भी है, इन्फ्लेशन यहां पर भी है, लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है यहां पर 20% थी, यहां पर 10% थी. तो ये रेट घट गया ना, 20% 10% हो गया. बट इन्फ्लेशन जरूर रहती है, चीजें महंगी जरूर है, लेकिन कम महंगी है पहले के मुकाबले. ये मतलब है, सस्ती नहीं हुई है, इससे कम महंगी है. बस ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन घटा, इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कम्स डिफ्लेशन. नेक्स्ट है आपका डिफ्लेशन. डिफ्लेशन है बेसिकली नेगेटिव इन्फ्लेशन. ये क्या मीनिंग है, सिंपल, चीजों का सस्ता हो जाना. मतलब डिफ्लेशन के अंदर क्या होगा, आप देखते हैं डिफ्लेशन. यहां पर जो चीजें मान लो 100 रुपए की थी 2023 के अंदर, अब मान लो ये आइटम 2024 के अंदर हो जाए कितने की, 80 रुपए की सिर्फ. अब क्या हो गया, -20% आ जाएगा आपका, राइट. तो माइनस होगी आपकी, नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाएगी, मतलब चीजें क्या होगी आपकी, सस्ती होगी ना. इसको बोलते हैं क्या, डिफ्लेशन. एक्चुअली में यहां पर 0 से नीचे जाएगी इन्फ्लेशन, मतलब माइनस में जाएगी, राइट. आई होप समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला आता है आपका रिफ्लेशन. प्राइस लेवल इंक्रीजेस व्हेन द इकोनॉमी रिकवर्स फ्रॉम रिसेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन. ये मतलब होता है कि मान लो जो रिसेशन आता है, रिसेशन का मतलब होता है वहीं आपका डिफ्लेशन चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, बहुत नीचे चल रही है इकोनॉमी, और उसके बाद जो दोबारा उठती है वो, तो उठने का मतलब क्या होता है, डिमांड फिर से बढ़ना. और डिमांड बढ़ने से मतलब इन्फ्लेशन थोड़ी आनी दोबारा से, इन्फ्लेशन का राइज होना फ्रॉम द डाउन, नीचे से दोबारा उसको उठना, उसको बोलेंगे रिफ्लेशन. मतलब रिफ्लेट, दोबारा से उठना, इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेशन. नीचे से रिकवरी होना एक तरीके से. ओके, देन कम्स कुछ डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेशन है, वो बेसिकली जो रेट पे डिपेंड करते हैं, कितने % इन्फ्लेशन है. जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू वहां बढ़ती जाएगी. अब क्रीपिंग, इसमें पहला क्या आता है आपका, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कि अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत कम है, सिर्फ 3% तक ही है, मार्केट के अंदर आपकी सिर्फ 3% इन्फ्लेशन है, तो उसको बोलेंगे क्रीपिंग, स्लोली स्लोली, बहुत ही छोटे छोटे कदम रखते हुए चल रही है. ठीक है. देन कम्स वॉकिंग इन्फ्लेशन और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन एज वेल. अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3 से 7% के बीच में है, उसको क्या बोलोगे आप, वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, थोड़ी सी तेज क्रीपिंग से.
देन कम्स रनिंग या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, भागती हुई, तेजी से बढ़ती हुई, विच इज हाईएस्ट 10% से अगर ज्यादा हो जाए आपकी तो वो क्या होती है, रनिंग इन्फ्लेशन, जो कि अच्छी नहीं होती इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैक्स टू मैक्स वॉकिंग तो चलती है, इतनी तो होनी भी चाहिए, थोड़ी सी इन्फ्लेशन जरूर रहनी चाहिए मार्केट के अंदर। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छी रहती है, प्रोडक्शन बनती है। अगर मार्केट के अंदर बिल्कुल इन्फ्लेशन नहीं है, इसका मतलब डिमांड ही नहीं है, तो वो अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए एक पर्टिकुलर रेंज तक इन्फ्लेशन जरूर रहनी चाहिए, राइट। तो वॉकिंग तक ठीक है, लेकिन रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा महंगा होना चीजों का, वो भी बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, राइट। वो अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए। देन कम्स रनअवे या फिर हाइपर इन्फ्लेशन, ये तो मतलब बहुत एक्सट्रीम, 30% 40% इन्फ्लेशन हो जाना, इसको बोलोगे आप हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि वेनेजुएला जैसी कंट्री में भी चल रहा है, श्रीलंका में भी हो गया था अभी, ठीक है। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जहां से बहुत बार एग्जाम में आता है, विच इज स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है, सी जनरली क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत बढ़ना मतलब जनरली आपकी इकोनॉमी का ग्रो करना होता है। इकोनॉमी का ग्रो करने का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी आपकी जनरली बढ़ती है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं जनरली। लेकिन स्टैगफ्लेशन वाले केस में क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन भी होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जगह अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, चीजें महंगी भी होती जा रही है, लोगों की जॉब भी जाती जा रही है। बहुत ही बेकार सिचुएशन है बेसिकली। तो इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन कह सकते हो आप, इसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेंट हो गई है इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी इकोनॉमी भी क्या हो गई है, स्टैग्नेंट, रुक गई एक जगह पर, वहां से वर्ड आया स्टैगफ्लेशन, राइट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट कम्स स्क्यूफ्लेशन, राइट। स्क्यूफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट के अंदर चीजें महंगी होनी। फॉर एग्जांपल बीच में हमने सुना था ना, प्याज बहुत महंगे हो गए थे, कभी सिर्फ टमाटर महंगे हो जाते हैं लेकिन बाकी चीजें सस्ती रहती हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्क्यूफ्लेशन। सिंपल। सो प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी सच एज अनियंस एंड पोटैटोज राइजेस व्हाइल द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज रिमेन अनचेंज्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूफ्लेशन, राइट। ओके, उसके बाद दो छोटे छोटे टर्म्स और है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, जब आपकी एग्रीगेट जो डिमांड है वो बढ़ जाए सप्लाई से, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो उसके इसमें आपकी डेफिनेशन इन्फ्लेशन आएगी, और इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशनरी गैप का बढ़ना, सिंपल। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। और उसका अपोजिट, जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए एग्रीगेट डिमांड से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, राइट। ओके, देन इज सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इस केस में क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, बट जो गवर्नमेंट है वो सब प्राइस को बढ़ने नहीं देगी, रोक के रखेगी जबरदस्ती। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा, डिमांड बढ़े जा रही है, लेकिन तब भी इन्फ्लेशन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल पे, प्राइस को बढ़ने से कंट्रोल कर रखा है अपनी पॉलिसीज के थ्रू। इसको बोलते हैं क्या, सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, राइट। ओके, सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, बट I have one very good information for you, which is, just a second, so let me show you this frame. ये इस साल का जो भी रिजल्ट आया, अभी कल रिजल्ट आया है, we are very proud to announce that we have been able to secure 51 plus selections and even still counting. अभी कुछ बच्चों से हमारे कई बच्चे हमारे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, but till now 51 plus selections are confirmed. इससे ज्यादा भी डेफिनेटली अभी we are still counting. So this is the frame. These are the proud toppers of NABARD grade 23 from Abipedia. I told you before also, पहले भी मैंने बताया था आपको कि लास्ट ईयर में बिल्कुल जो आपको फ्रेम दिखाया तब भी बताया था कि आई एम डैम श्योर अबाउट दिस रिजल्ट, ईयर रिजल्ट ऑल्सो, एंड हियर इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट नेक्स्ट ईयर रिजल्ट एज वेल। द क्वेश्चन इज, क्या आप इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं, कि आप भी अपने आप को NABARD का एक टॉपर बोलना चाहते हैं, कि आप भी चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा स्टेबल और एक अच्छा करियर मिले आपको, और उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो थोड़ी ईजी हो जाए, कि आपको एक गाइडेंस मिले, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले, और आपको सबसे बड़ी बात एक ही जगह पर कंसाइजली आपको सारा कुछ मिल जाए, कि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, सो दैट आप जो भी मेहनत और टाइम और एफर्ट पुट इन करें उसका आपको रिजल्ट निकल के आए। सो इफ दैट इज द केस विद यू, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, विच इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ NABARD ग्रेड 2024 फेज 1 प्लस फेज 2 कंप्लीट। Abipedia ने फुल कोर्स लॉन्च कर रखा है फेज 1 और फेज 2 के लिए।
मॉड्यूल कोर्सेज भी हैं अगर आपको वो ऑप्शन चाहिए तो, बट दिस इज द फुल कोर्स जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, सपोर्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी है आप उस पर रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, राइट। आई रियली रिकमेंड, अगर आप कोई कोर्स अभी भी ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द कोर्स फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड सब्सक्राइब टू इट, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.